बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा रनिंग टॉपिक क्या है, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 डिफरेंट स्टेप्स आपको बताए गए थे। पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस, और उसके बाद अब सेकंड स्टेप की तरफ हम आ रहे हैं। और सेकंड स्टेप आपको मालूम हो क्या है बच्चों, दैट इज़ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। बेटा इस स्टेप को हम एक और भी नाम देते हैं, इसको आप लिंक रिएक्शन का नाम भी देते हैं। लिंक रिएक्शन से मुराद क्या होता है कि लिंक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इससे पहले आपने डिस्कस किया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपने बताया है कहाँ पर होता है, इन द साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म, जबकि रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं वो कहाँ पर होंगे, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेजर स्टेप आपने डिस्कस करना है वो क्या होगा, इसमें क्रेब्स साइकिल। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे आपने डिस्कस किया था, इन द साइटोसोल। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। एक तो ये इस तरह से हम इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। दूसरी वजह लिंक रिएक्शन कहने की क्या होती है, सेकेंड रीज़न ये होती है कि एक प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में हो रहा था इन द साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म, और दूसरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो इसलिए इसको टू डिफरेंट प्लेसेस पे चूँकि रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन का नाम देते हैं हम। तो ये 2 मेजर रीजंस होती हैं इसको लिंक रिएक्शन कहने की। अब देखिए इसमें जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जिसको हम क्या लिखते हैं, पायरुवेट, सॉल्यूशन में हो साइटोप्लाज्म में तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज पायरुवेट हम इसको कहते हैं। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म। अभी हम बता चुके हैं ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट होती है किस चीज़ की, ग्लाइकोलाइसिस की। अब ये इसमें ख़ास तौर पर ये पायरुविक एसिड में जब पायरुवेट की बात करते हैं, ये क्या होता है बेसिकली, इट इज़ चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ये आपके पास क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल है। और इसने एंटर होना है किस में, इट विल एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है किसके ज़रिए, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसने माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होना है। माइटोकॉन्ड्रिया में ख़ास तौर पर किस जगह इसने दाखिल होना है, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ इसने जाना है। तो इसके लिए अब आपको देखना है कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए आपको इसमें जब आपने सेल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स में, आपको बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसकी क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में आपको ये बताया गया था, पोरस होती है, सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इससे फ्री मूवमेंट हो सकता है मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है, तो उसमें से हर किस्म के मॉलिक्यूल उसमें से नहीं गुजर सकते। तो लिहाजा अभी हमने यहाँ पे ये भी बताना होगा कि ये जो एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकायदा इसके लिए इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन जो थी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बाकायदा क्या होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाई जाती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। और इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को किस रेफरेंस से, किसको इसने ट्रांसपोर्ट करना है, पायरुवेट को चूँकि ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, पायरुवेट ट्रांसलोकेज। इसका नाम क्या होगा, पायरुवेट ट्रांसलोकेज। किसका, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, जो किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, पायरुवेट को, कहाँ से, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल
मैट्रिक्स। इसने कहाँ लेकर आना है इसको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ लेकर आना है। तो इस तरह ये आपको ये पहले तो ये क्लियर हो कि ये साइटोप्लाज्म से इसने माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से आना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद ये जो पायरुवेट है ये बच्चों डायरेक्टली बराह रास्त जो है क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो सकता। तो क्या है, इसको गुजरना पड़ता है इंटरमीडिएट फेजेस से। सो कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, द पायरुवेट which enter from the cytoplasm into the mitochondria will not directly participate or not directly enter into the Krebs cycle. It will passes through intermediate phases. अब वो intermediate phases क्या है वो हमने बताना है। intermediate phases जिससे गुजरना है, किसने, पायरुवेट ने गुजरना है। इनको हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हमने बताना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हो रहा है, यानी आपने टाइटल में भी यही बताया पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, या इसको हम कह सकते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, उनको हम सिस्टमेटिकली देखते हैं। सबसे पहले स्टेप आप देखें, इसमें हमने क्या बताना है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्पेशली विच ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप से किस चीज़ का रिमूव होना, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स को डीकार्बोक्सिलेशन का नाम देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमने किसका स्ट्रक्चर शो करना है यहाँ पे, दैट इज पायरुवेट। ये हम शो कर रहे हैं किस चीज़ का स्ट्रक्चर, दैट इज पायरुवेट। ये आपके पास क्या आ गया, पायरुवेट आ गया। अब इसमें से क्या रिमूव करना है हमने, 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, जिसको टेक्निकली आप क्या कहते हो, डीकार्बोक्सिलेशन। हमें ये भी पता हो कि कौन सा कार्बन रिमूव हुआ है, याद रखिएगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इधर से ये हम शो करेंगे, this carbon in the form of carbon dioxide it is removed. This is technically called what, decarboxylation। नतीजा क्या होगा, इसके रिजल्ट के तौर पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी that is what, एसीटेट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एसीटेट। इसे हम क्या नाम देंगे, एसीटेट। ठीक है जी, ये एसीटेट आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या बताना होगा कि ये ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन होगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसको आप क्या कहते हो, डिहाइड्रोजनेशन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन चूँकि होता है इसलिए क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजनेशन। तो ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, ये इसमें हमने अब देखना है कि जो एसीटेट है, एसीटेट वहाँ से हमने लेना है, क्या है आपके पास, ये हमारे पास क्या है, एसीटेट। ये हमारे पास क्या आ गया, एसीटेट। अब इसको हमने क्या देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी डिहाइड्रोजनेशन इसमें होगा कि हाइड्रोजन किसको मिलेगा, NAD हाइड्रोजन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, NAD को। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है, कोएंजाइम, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, वो जो हम यहाँ पे शो करेंगे, क्या बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास बच जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एसिटाइल ग्रुप। इसका एसिटाइल ग्रुप आपके पास बच गया। अब एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे है, अब ये सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में हमने बताएंगे कि इसमें इंटरेस्ट किस चीज़ की होगी, कोएंजाइम ए की होगी। तो यहाँ पे ले आएंगे हम किस चीज़ को, एसिटाइल ग्रुप को। ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप आ गया, एसिटाइल ग्रुप। अब इसमें एंट्री हमने बताया किसकी हो रही है, दैट इज़ व्हाट, कोएंजाइम ए की एंट्री हो रही है। और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगा, ये हमारा कोएंजाइम ए इसके साथ ये अटैच हो गया,
कोएंजाइम ए, इससे हम पूरे को नाम क्या देंगे, इट इज़ टेक्निकली कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये इस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल पार्ट जो कि 2 कार्बन पार्ट है ये एंटर होगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में। तो लिहाजा आपने स्टूडेंट देखा कि ये जो इंटरमीडिएट फेजेस हैं कौन से 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन में हमने क्या बताया कि पायरुवेट जो है, पायरुवेट आप देखें यहाँ तक क्या ये पायरुवेट हम इसको कहते हैं, ये पायरुवेट जो है इसमें से डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगा, 2 कार्बन कंपाउंड एसीटेट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी रिमूवल ऑफ क्या होता है इसमें, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और ये एसीटेट जो है देख सकते हैं किस में कन्वर्ट है, इनटू एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है और NAD इज रिड्यूस टू NADH ये होगा। और जो थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया, ये इसका थर्ड स्टेप था, इसमें क्या बताया कि एसिटाइल ग्रुप में एंट्री किस चीज़ की हो रही है, कोएंजाइम ए की। तो रिजल्ट क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इस तरह से ये तो हमें 3 फेजेस क्लियर हो गई। इसी को हम एक और अंदाज से समराइज भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ये हम शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेम्ब्रेन शो की, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इसकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में बच्चों हमने बताया था अभी आपको कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद है। अभी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का हमने जिक्र किया था, ये इसकी क्या है बेसिकली, इसको हम यूँ शो कर देंगे, ये इसकी ट्रांसपोर्ट क्या है, प्रोटीन, जिसको हमने नाम किया था, क्या नाम दिया था बच्चों, इसको याद करें, पायरुवेट ट्रांसलोकेज इस प्रोटीन का नाम है। अब इसके थ्रू यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, इस तरफ ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, व्हाट इज़ दिस, साइटोप्लाज्म। और ये जो अंदर शो कर रहे हैं व्हाट इज़ दिस, इसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आपके सामने क्या आएगा, पायरुवेट, ये देखिए इसमें व्हाट इज़ दिस, ये हमारे पास पायरुवेट आ गया। ये पायरुवेट यहाँ से एंटर हो रहा है किसके थ्रू, इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू यहाँ से आएगा। और बाकी जो इसका रिएक्शन है वो हमने शो करना है यहाँ पे कि फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है। यहाँ पे ये देखें CH3 COO C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ आएगा क्या, कोएंजाइम A, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A कहलाता है ये। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। यहाँ से सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था, डिकार्बोक्सिलेशन में क्या रिमूव हुआ था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिमूव्ड। और इसी तरह से हमने बताया था कि NAD जो कि ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH, यानी ये इसकी क्या होगी, रिड्यूस्ड फॉर्म, दिस वन इज इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है। और इसी तरह से शंट इसमें एंट्रेंस किस चीज़ की हो रही है, दैट इज कोएंजाइम A, एंड फाइनली वी विल गेट व्हाट, एसिटाइल कोएंजाइम A। इसमें 2 कार्बन पार्ट है, ये इसका हमें मालूम हो कि क्या इसका, ये एसिटाइल पार्ट, और ये इसमें शंट क्या चीज़ एंट्री किस चीज़ की हुई है, कोएंजाइम A की हुई है। तो इस तरह ये आपको क्या पता चलता है कि किस तरह से पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, या हम दूसरे अल्फाज में इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का नाम देते हैं, इसको लिंक रिएक्शन का नाम दिया जाता है। और एक अहम पॉइंट यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जैसे कि हमने बताया ना कि यहाँ पे ये पायरुवेट एंटर होता है किस में, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको टेक्निकली हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिम्पोर्ट। ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। सिम्पोर्ट होता है, एक होता है एंटीपोर्ट होता है, और एक होता है यूनिपोर्ट होता है। एक ही तरह के मॉलिक्यूल गुजर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट। और इसी तरह से एक मॉलिक्यूल जा रहा हो दूसरा आ रहा हो तो उसको कहते हैं एंटीपोर्ट। और अगर एट अ टाइम 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स गुजर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट का नाम देते। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि अलहदा से ये हाइड्रोजन आयन भी यहाँ से गुजरते हैं और किधर जाते हैं, इनटू दी
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इसलिए एक क्या जा रहा है यहाँ से पायरुवेट और दूसरा इसके साथ जा रहा है क्या हाइड्रोजन आयन भी। तो इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल होगी सिम्पोर्ट का वर्ड इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये एडिशनल पॉइंट है ये आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको क्लियर हो कि इसमें एक और सोर्स भी होता है हाइड्रोजन आयन का इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वो कहाँ से सिम्पोर्ट यानी पायरुवेट के साथ ये एंटर होते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये बच्चों हो गया क्या इसमें लिंक रिएक्शन, जिसको हमने क्या नाम दिया था पायरुवेट ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और अब हम आएंगे किसकी तरफ टुवर्ड्स क्रेब्स साइकिल। ये स्टूडेंट अब इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में विद रेफरेंस टू सेलुलर रेस्पिरेशन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बेसिकली इस साइकिल की बात का क्या है, बेसिकली ये साइक्लिक पाथ पे चूँकि रन होता है इसलिए इसको हम साइकिल का नाम देते हैं। जो नाम रखा गया है क्रेब्स साइकिल, इसमें इसके डिस्कवरर का नाम सर हैंस क्रेब्स, इन्हीं के नाम से साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम क्रेब्स साइकिल का नाम रखा गया है। इसके और भी नाम हैं, इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम देते हैं क्योंकि आप देखते हैं इसमें सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है साइक्लिक पाथ में, तो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है। फिर इसी तरह इसको TCA साइकिल का नाम भी दिया जाता है। TCA स्टैंड्स फॉर व्हाट, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको। ट्राई कार्बोक्सिलिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सिट्रेट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है। सो कीप इन योर माइंड दैट द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल और इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज TCA साइकिल। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, जैसे हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हमने डिस्कस किया था इससे पहले, और उसमें हमने बताया था क्या बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। एसिटाइल क्या है 2 कार्बन पार्ट होता है। अब ये क्या होगा कि सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरेगा। सीरीज ऑफ रिएक्शन से मुराद ये जो साइकिल हम कह रहे हैं ये क्या है, बाकायदा क्या है सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से 2 कार्बन पार्ट जो कि एंटर हुआ है क्रेब्स साइकिल में 4 कार्बन पार्ट यानी ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर आगे चलेगा, सिट्रेट बनाएगा। और इस सीरीज ऑफ रिएक्शन में आप देखेंगे किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, यानी डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, और फिर साथ साथ इसमें ATP भी प्रोड्यूस होगा। इसमें आप देखेंगे कि NADH भी प्रोड्यूस होंगे और इसी तरह इसमें FADH2 भी प्रोड्यूस होगा। ATP जो यहाँ पे बनेगा वो तो उसको तो क्योंकि वो चूँकि एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान सबस्ट्रेट लेवल पे बनता है, वो डायरेक्ट बन जाता है। लेकिन बाकी जो इसमें बनेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमने बताया इसमें क्या बनेगा NADH और इसके साथ क्या बनेंगे FADH2। ये यहाँ तो बनेंगे लेकिन आगे जाने के बाद रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर इसमें आप आगे चलकर देखेंगे कि ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होगा ATP प्रोडक्शन होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन को जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं तो ज़्यादातर एनर्जी जो कि कोएंजाइम्स की सूरत में ये कहना चाहिए कन्वर्ट होती है और आगे अवेलेबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, वो क्या होता है वो क्रेब्स साइकिल ही होता है। तो स्टूडेंट्स इसको हमें सिस्टमेटिकली लेकर चलना है और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसमें क्या इसका तरतीब बनती है, वो हमने सिस्टमेटिकली देखना है। सबसे पहले देखें जो इसका पहला रिएक्टेंट हमें जो शो करना है वो क्या है हमारे पास, इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट बेसिकली क्या है, ये आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम इसमें शो करेंगे इस तरह से, ये हम शो कर रहे हैं। इसमें अब एंट्रेंस हो रही है, किस चीज़ की एंट्रेंस हो रही है आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे हम शो करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A, ये यहाँ पे इसकी एंट्रेंस हो रही है किस चीज़ की एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल पार्ट के बारे में हम बता चुके हैं, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर
इट्स अ 2 कार्बन पार्ट, ये इसमें एंटर हो रहा है। और फिर इसमें ये 2 कार्बन पार्ट ये 4 कार्बन पार्ट है, इसके रिजल्ट। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि इसमें प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी एंटर होता है, यानी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें एंटर होगा, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं, हाइड्रेशन, यानी इंटरेस्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। इस वाटर मॉलिक्यूल के इंटरेस्ट के रिजल्ट के तौर पर यहाँ पे आप देखेंगे क्या बनेगा, दैट इज सिट्रेट। सिट्रेट, अब सिट्रेट क्या है, इट इज 6 कार्बन कंपाउंड, ये हमारे पास क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा वो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज कॉल्ड सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम है एंजाइम का, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में आप देख रखे हैं कि अब तक सिट्रेट बन रहा है। अब सिट्रेट क्या है, 6 कार्बन, इसी को आप क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी रखा गया है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमें बताना है कि सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू, इसको हम इस तरह से शो करेंगे, सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस एकोनिटेट। ये भी क्या है, बेसिकली 6 कार्बन है। यहाँ से एडिशन ऑफ वाटर हुआ था, तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दैट एंजाइम इज नेम एज एकोनिटेज एंजाइम। एकोनिटेज एंजाइम इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या देखना है कि सिस एकोनिटेज इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रेट। ये भी क्या है, आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड है। जिस तरह ये 6 कार्बन था, ये 6 कार्बन था, इसी तरह से ये भी क्या आपके पास 6 कार्बन है। इसमें अब क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। ये आप शो करेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल दोबारा क्या हो रहा है, इसमें एंटर हो रहा है। और इसके लिए एंजाइम, सेम यही एंजाइम यूज़ होगा जिसको क्या नाम दिया था हमने, एकोनिटेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, एकोनिटेज एंजाइम। तो क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रेट बन जाएगा। तो अब देखिए कि ये जो बेसिकली ये इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, ये बेसिकली सिट्रेट और आइसोसिट्रेट की जब हम बात करते हैं, दो दे क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये स्टेप नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ख्याल कीजिएगा। इसमें हम बताते हैं कि ये इसमें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोमर्स कॉल्ड आइसोसिट्रेट नाम दिया जाता है। तो इसलिए डोंट बी कंफ्यूज कि ये आपके पास पॉइंट है, अगर टेस्ट में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सा स्टेप होगा, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें स्टेप से एकोनिटेट बनता है। जब बनेगा तो एंजाइम कौन सा, एकोनिटेज एंजाइम, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और जब से एकोनिटेट कन्वर्ट होगा इनटू आइसोसिट्रेट तो क्या होगा, इसमें फिर वही सेम एंजाइम यूज होगा और वाटर मॉलिक्यूल एंटर होगा। तो लिहाजा ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आएंगे इसके, आइसोसिट्रेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू, ये आगे कन्वर्ट होगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट। ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इससे आप अंदाजा, यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा, ये 6 कार्बन था और ये क्या आपके पास 5 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कार्बन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। टेक्निकली क्या कहोगे इसको, डी कार्बोक्सिलेशन। ये रिमूवल ऑफ कार्बन, या ये जो हम बता रहे हैं आइसोसिट्रेट की किस पार्ट से होगा, डेफिनेटली कार्बोक्सिल ग्रुप से होगा। तो लिहाजा डी कार्बोक्सिलेशन, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर
हो चुका है। और फिर इसी तरह से जब हम डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से रिमूवल ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होगा। तो लिहाजा इस स्टेप में आपने ये बताना होगा कि NAD जो कि किस फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NaDH और प्लस हम क्या शो करते हैं, H+ आयन यहाँ से शो करते हैं, ये इसमें होगा। अब इस स्टेप में जो हम इसमें एंजाइम बताएंगे क्या होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रो मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आइसोसिट्रेट से रिमूव होगा क्या, हाइड्रोजन रिमूव होगा और रिड्यूस क्या हो रहा है इसमें, NAD इंटू NADH में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये स्टेप आपको क्लियर हो कि अब क्या बन गया आपके पास 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया है। अब उसके बाद हम आएंगे अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हमें देखना है कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज़ नाउ कन्वर्टेड, ये अब कन्वर्ट होगा कि इसमें इनटू, ये कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। तो अब सक्सिनाइल कोएंजाइम कितने कार्बन है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, 4 कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 कार्बन था, ये कितना है, 4 कार्बन है। अगेन 1 कार्बन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे बच्चों, अगेन इट इज़ कॉल्ड डीकार्बो ऑक्सीलेशन कहलाएगा, इसको डीकार्बो ऑक्सीलेशन का नाम देंगे। अब देखिए इसमें एंट्रेंस किस चीज़ की हो रही है, एंट्रेंस हो रही है कोएंजाइम A की। तो यहाँ से एरो के साथ हमने शो करना होगा कि क्या चीज़ इसमें एंटर हो रहा है, कोएंजाइम A एंटर हो रहा है। और इसी तरह से चूँकि यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रही है, तो डिहाइड्रोजिनेशन किसकी हो रही है, अल्फा कीटो ग्लूटारेज की हो रही है, तो रिडक्शन किसकी होगी वो भी हमने बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि NAD ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH+, H+, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसको मिलेंगे, NAD को, और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसी एंजाइम कौन सा यूज़ होगा वो हमने बताना होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेज डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेज डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा। तो एंड में आपको क्या मिल जाएगा, सक्सिनाइल, यहाँ पे स्टेप पे क्या मिल जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, इसके बाद हमने बताना इसने किस में कन्वर्ट होना है, इनटू सक्सिनेट, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट। ये सक्सिनेट कितने कार्बन है याद रखिएगा, ये भी क्या होगा, इट इज़ आल्सो 4 कार्बन, ये भी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन है। यहाँ पे देखिए कोएंजाइम एंटर हुआ था, अब यहाँ से क्या होगा, कोएंजाइम जो होगा इट विल बी आउट, ये कोएंजाइम A यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है जी, ये कितने कार्बन था ये देख सकते हैं, 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन, ये इसमें से कार्बन निकल गया था, हमें बताया डीकार्बोक्सिलेशन, ये 4 कार्बन है, तो ये भी क्या होगा, 4 कार्बन। इसका मतलब अब मज़ीद डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक अहम स्टेप होता है कि ये इस ट्रांसफ़र के दौरान, यानी जो ये किसकी जो कन्वर्जन हो रही है सक्सिनाइल कोएंजाइम A की इनटू सक्सिनेट, तो इसमें से फ्री एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जब दोबारा स्प्लिट होगा, द एनर्जी इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट ADP इनटू ATP, क्या बनेगा इससे, ये इससे ATP बन जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। अब ये जो ATP बन रहा है, इस ATP फॉर्मेशन को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। दिस काइंड ऑफ ATP प्रोडक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। तो एक और चीज़ का बच्चों ख्याल करना है यहाँ पे फिर कि कुछ जो
हमारे पास एडिशन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, उसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम दिया हुआ है, कुछ में ये नहीं दिया हुआ। सो अगर नहीं है, अगर क्वेश्चन आपके साथ आपके पास डायरेक्ट आ जाता है, यानी ऑप्शन में इस तरह से आता है कि ऑप्शन में सक्सिनाइल कोएंजाइम नहीं दिया हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए नहीं दिया हुआ, तो इसको हमने डायरेक्ट लेकर जाना होगा किधर, सक्सिनेट में। और उस दौरान हम ये बताएंगे कि इसमें ये एटीपी प्रोडक्शन होता है, जिसको सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस में बच्चों ये भी दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि किन 2 स्टेप के दरमियान ये सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन होता है, तो वो फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इन 2 स्टेप के दरमियान होता है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेप ना हो तो बिटवीन अल्फा कीटोग्लूटारेट जब इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, इन सक्सिनेट, इन 2 के दरमियान ये स्टेप होगा। इसी तरह से NADH देख सकते हैं, NADH की जो प्रोडक्शन हो रही है, ये जो यानी रिडक्शन हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, यहाँ से। ये स्टेप ना भी हो तो इन 2 स्टेप के दरमियान ये शो कर सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का लफ्ज़ आएगा तो ये भी इन 2 के दरमियान इस तरह से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सो डोंट बी कंफ्यूज कि हमने तो ये पढ़ा था, हमें टीचर ने ये बताया था, ये इस तरह से है, फलानी बुक में इस तरह से दिया हुआ है, नेशनल बुक फाउंडेशन में इस तरह से दिया हुआ है। सो डोंट वरी, हमने दोनों चीज़ों को साथ साथ कवर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये स्टेप नहीं है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, डायरेक्ट सिट्रेट, आइसोसिट्रेट एंड सो ऑन, आगे चलते हैं, तो लिहाजा आपको ये चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। सक्सिनेट के बाद हमने बताना है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। फ्यूमरेट ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट। और ये फ्यूमरेट भी आपको पता हो कितने कार्बन कंपाउंड है, इट इज़ आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। ये भी 4 कार्बन देख लेते हैं कि 4 कार्बन ही चले। इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद मज़ीद डीकार्बोक्सिलेशन कहीं भी नहीं होगी। तो अब देखिए इसके लिए जो ख़ास तौर पर वही ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी आप देखेंगे कि ये जो सक्सिनेट है इससे रिमूव होंगे क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, और वो यूज़ होंगे टू कन्वर्ट FAD इंटू FADH2। फिलिविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है, कोएंजाइम है, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस फॉर्म में आएगा इंटू FADH2 में होगा। तो इसके लिए आप नाम से जाहिर है किसकी, आप देखिए डिहाइड्रोजनेशन हो रही है सक्सिनेट की, तो इसी से आप एंजाइम का नाम इधर से आप कर सकते हैं जज कि इसके यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है। सक्सिनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम होगा। यहाँ भी हमने बताना होगा, यहाँ पे भी एंजाइम का रेफरेंस आपने देना है कि देखिए ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे हमने एंजाइम मेंशन ही नहीं किया। यहाँ पे एंजाइम आपने बताना है सक्सिनाइल थायोकाइनेज। थायोकाइनेज क्या नाम है, सक्सिनाइल को थायोकाइनेज, सक्सिनाइल थायोकाइनेज, दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो कि इस स्टेप में हो रहा है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो कि सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू द फ्यूमरेट कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे, फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। ये किस में कन्वर्ट होगा, इनटू मैलेट। मैलेट क्या है ये भी आपको पता है, 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, दैट इज़ नेम्ड एज फ्यूमरेज एंजाइम। इसमें फ्यूमरेट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैलेट, एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, फ्यूमरेज इसमें यूज़ होगा। और इसमें साथ साथ हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप आ जाता है। लास्ट स्टेप में क्या आपने देखना है कि मैलेट विच इज़ 4 कार्बन कंपाउंड इज अगेन कन्वर्टेड बैक into the oxaloacetate, the first reactant the acetyl coenzyme A, इसको हम क्या कहते हैं, मैलेट का नाम देते हैं। अब इसमें जो हमें नज़र आएंगी चीज़ें वो क्या नज़र आएंगी, मेनली मैलेट के लिए एंजाइम कौन सा यूज़ होगा। आप जब हम यहाँ से जज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एंजाइम का नाम लिखते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का हमने नाम लिखा है। अब आप जज कर लीजिए क्या होगा इसमें,
जैसे हमने यहाँ पे लिखा था सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे FAD से FADH2 बनेगा, यहाँ पे आपने बताना होगा कि NAD जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H+I, ये आपने शो करना होगा। तो एंजाइम कौन सा होगा? मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये इस तरह से दोबारा से क्या बन जाएगा? 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलिक एसीटेट, एंड इट इज़ द फर्स्ट क्या है रिएक्शन, रिएक्टेंट है किसके साथ? एसिटाइल पार्ट ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल भी साथ एंटर हो रहा है, लेकिन रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि इससे कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है और एसिटाइल पार्ट किसका पार्ट बन जाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करने के बाद 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। अब जो 2 कार्बन इसमें एंटर हुए थे वो क्या होगा? वो अब किस सूरत में बाहर निकलेंगे ये आप देख सकते हैं। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड और फिर यहाँ पे ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन जो एंटर हुए थे ये कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिमूव होंगे। इसमें ATP प्रोडक्शन भी हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं NADH प्रोडक्शन, NADH प्रोडक्शन, NADH प्रोडक्शन और साथ साथ FADH2 बनता है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि एंट्रेंस टेस्ट में यही तो अहम चीज़ है कि आपको साइकिल के बारे में तो सारा पता चल जाता है, इसके स्टेप भी आप देख लेते हैं, लेकिन उनको याद रखना होता है कि किस जगह पे डीहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन हो रही है, किस स्टेप पर आप देखते हैं डीकार्बो ऑक्सीलेशन हो रही है, किस स्टेप पे हाइड्रेशन और किस जगह पे डीहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये बड़े अहम पॉइंट होते हैं जो कि याद रखने वाले होते हैं। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे यहाँ पे तो गिवन है, आपको बताया गया कि जी आइसोसिट्रेट है या सिट्रेट है, 6 कार्बन है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या है? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन नहीं दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ देम इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, तो आपको मालूम हो कि कौन सा 5। इसी तरह विच वन ऑफ देम आर 4 कार्बन कंपाउंड, इसमें ये अल्फा कीटोग्लूटारेट या आइसोसिट्रेट या फिर सिट्रेट, साथ इसमें से कोई 2, एक और भी दिया जा सकता है, तो ये भी पता हो। कोई 3 दिए गए हो, एक ना हो, यानी 3 4 कार्बन है और एक 5 कार्बन या 6 कार्बन दे दिया जाए, तब भी आपको पता चले कि ऑल ऑफ देम आर 4 कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट जो भी आपको दिया जाए उसके अलावा। तो ये भी आपको यहाँ पे बातें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये भी आपको यहाँ से मज़ीद आगे चलना होगा कि यहाँ पे हम सिर्फ इसको समराइज़ इस तरह से करेंगे कि क्रैब साइकिल के दौरान सबस्ट्रेट लेवल पर ATP प्रोडक्शन कितना हो रहा है। बच्चों यहाँ पे देखिए 1 ATP बन रहा है, एक क्रैब साइकिल में 1 ATP बन रहा है। अब इसके लिए क्वेश्चन जो चेंज करके दिया जाता है वो देता है कि व्हेन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रैब साइकिल एट सबस्ट्रेट लेवल। तो आपने क्या बताएंगे फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, क्या बताएंगे आप? सोचिए इसके बारे में। कितने? 1 ATP बनेगा? नो, 2 ATP बनेंगे। रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि ग्लाइकोलाइसिस में जब आप पे ऑफ फेज की तरफ जाते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव फेज की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या बताते हो कि रिएक्शन ट्वाइस यानी डबल हो जाते हैं। जब डबल होंगे तो एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस कितने पायरुवेट बन रहे हैं? ये पायरुविक एसिड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम है, कितने बनेंगे? उनसे 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। कितने क्रैब साइकिल चलेंगे फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल? 2 क्रैब साइकिल चलेंगे। जब 2 क्रैब साइकिल चलेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? ATP भी सबस्ट्रेट लेवल पर की प्रोडक्शन इसकी क्या होगी? 1 नहीं होगी बल्कि 2 होगी। समझ आ रही है ये बात? तो इसको इस तरह से बच्चों देखना है कि आपको स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से देखना होगा कि अगर वो कहता है कि 1 पायरुविक एसिड जो है उसकी जब ऑक्सीडेशन हो रही है उसके रिजल्ट के तौर पर क्रैब साइकिल के दौरान कितने ATP बनेंगे, तो फिर कितना बनेगा? ओनली 1। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने बनेंगे? 2। इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जैसे हमने बताया 1, हम इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ 1। इसी तरह से हम इसको मार्क करते हैं 2, फिर इसी तरह से हम इसे मार्क करते हैं 3 क्या बने आपके पास? NADH। और इसी तरह से FADH2 कितने बन रहे हैं? ये आपके पास 1 बन रहा है। ठीक है जी। इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन 1 पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज, how many NADH are produced during क्रैब साइकिल? क्रैब साइकिल के दौरान पूछा जा रहा है। एक बात चले, एक तो क्वेश्चन हो गया किसके लिए? क्रैब साइकिल के लिए। व्हेन 1 मॉलिक्यूल
ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज, हाउ मैनी NaDH आर प्रोड्यूस, कितने NaDH आगे चलकर प्रोड्यूस होंगे। तो आपको ये पता हो कि उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रैब्स साइकिल भी आ जाएगा। तो NaDH एक कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, जब हमने बताया था लिंक रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, वहाँ भी एक NaDH बना था, 3 यहाँ बन रहे हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कितने बनेंगे, 4 NaDH बनेंगे, जिसमें आप किसका शामिल करोगे, लिंक रिएक्शन वाला भी शामिल करोगे, अगर उसमें क्रैब्स साइकिल का वर्ड इस तरह से नहीं दिया हुआ अलग से। तो ये भी आपको इस चीज़ का केयरफुली रहना है कि अल्टीमेट कितने NaDH बनते हैं। इस तरह FADH की प्रोडक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि 1 क्रैब साइकिल में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा 2, और पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन और उसके बाद उसके एंड तक कितने बनेंगे, डेफिनेटली ये 2 ही बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन और पायरुविक एसिड के दौरान FADH2 नहीं बनता। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको पॉइंट बताए, इसमें को 1-2 पॉइंट फिर रिपीट कर देता हूँ कि किस स्टेप पे डिहाइड्रेशन हो रही है, किस स्टेप पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, किस स्टेप पे हाइड्रेशन हो रही है, किस स्टेप पे डिहाइड्रेशन हो रही है, कौन सा स्टेप है जहाँ पे कोएंजाइम A एंटर होता है, कौन सा स्टेप होता है जहाँ पे कोएंजाइम एंटर होने के बाद साथ ही इसमें से रिएक्शन से एग्जिट हो जाता है। ये सारे आपके MCQs हैं स्टूडेंट्स, इनको अपने ध्यान से देखना है। फिर इसके बाद ये भी आपको पता हो कि जो NaDH 3 जो बने हैं, एक NaDH आप रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जिसमें कीमोऑस्मोसिस के जरिए क्या बनते हैं, ATP बनते हैं। वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक क्रैब साइकिल में कितने NaDH बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। एक NaDH कितने ATP बना सकता है, 3 ATP बना सकता है। तो एक क्रैब साइकिल से NaDH से कितने ATP बनेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो जाएंगे, 9 ATP होंगे। हाउ मैनी FADH, एक FADH2 बनता है एक क्रैब साइकिल के दौरान। तो एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। तो 2 ये हो गए, 9 कौन से हो गए, NaDH के हो गए, एक सबस्ट्रेट लेवल पर बन गया। तो टोटल कीजिए कितने ATP बनते हैं, यानी NaDH से कितने बन रहे हैं, NaDH ये आपके पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 = 9 ATP आपको मिल रहे हैं। फिर इसी तरह से FADH2, इससे 1 से 2 बनते हैं ना, तो इस तरह से ऑब्वियसली 2 एक ही चूँकि बन रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 1 आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 ATP आ जाएंगे। और सबस्ट्रेट लेवल पर डायरेक्ट जो आपको ATP मिल रहा है वो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, दैट इज़ 1 ATP। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 12 ATP। ये आपका MCQ बन जाएगा कि एक क्रैब साइकिल के दौरान टोटल ATPs कितने बन सकते हैं। तो आपको पता हो 12 ATP बन सकते हैं। इसमें सबस्ट्रेट लेवल भी शामिल है और इसमें कौन सा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन कीमोऑस्मोसिस का रेफरेंस भी शामिल है। या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए, सबस्ट्रेट का ना पूछा जाए, कीमोऑस्मोसिस का पूछा जाए, तो फिर कितने होंगे, 11 ATPs विल बी प्रोड्यूस, क्योंकि सबस्ट्रेट वाले को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। ये किसके लिए है बच्चों, एक पायरुविक एसिड के लिए। अगर एक ग्लूकोज के लिए पूछा जाए कि हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड in the aerobic respiration, in the cellular respiration, when one glucose molecule is completely oxidized ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो क्रैब साइकिल के दौरान कितने ATP बनेंगे, तो आप इसको 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो कितने बन जाएंगे, 24 ATP बन जाएंगे। इसमें से मजीद क्वेश्चन क्या बनेगा, वही सबस्ट्रेट लेवल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने बनेंगे, सबस्ट्रेट लेवल पे, तो सबस्ट्रेट लेवल पे 2 होंगे। और फिर इसी तरह से कीमोऑस्मोसिस के जरिए ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के दौरान कितने बनेंगे, वो आपके पास 22 होंगे। तो सम टोटल फिर भी क्या होगा, 24 ही होगा। तो इस तरह की ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बच्चों, इसको ज़रा ध्यान से देखें, यही चीज़ें आपके MCQs में पूछी जाती हैं। तो यहाँ तक था ये क्रैब साइकिल। अब उसके बाद हमने आगे चलना है और हमने क्या देखना होगा, रेस्पिरेटरी चेन के बारे में। जी स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप आ जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस से, दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप रेस्पिरेटरी चेन का नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसको हम किस तरीके से समझेंगे, हमें मालूम हो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसमें ख़ास तौर पे क्या पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक सीरीज़ में अपने आप को इन्होंने क्या किया होता है, अरेंज किया होता है। स्पेसिफिक सीरीज़ में इन्होंने अपने आप को अरेंज किया जाता है। जो सीरीज़ में इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है, इसी को आप क्या नाम दे देते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। तो अब इसमें हमने देखना है कि सबसे पहले कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो सब्सटेंसेस हैं या मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन रेस्पिरेटरी चेन, जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम भी देते हैं। तो बेसिकली ये जो सब्सटेंसेस होंगे यहाँ पे, इनको हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस का नाम देंगे। पहले आप इन सब्सटेंसेस के बारे में देख लीजिए कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। सबसे पहले इसमें हमने बताना है कि कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम इसको क्या कहते हैं, बेसिकली कोएंजाइम क्यू का नाम देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, यूबिक्विनोन का नाम भी इसको दिया जाता है, यूबिक्विनोन। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपने बताना है कि जो सब्सटेंसेस हैं इनमें सीरीज़ ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स, सीरीज़ ऑफ इसमें क्या आएंगे, साइटोक्रोम एंजाइम्स आ जाएंगे। अब वो सीरीज़ ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम में आप रेफरेंस दोगे B, C, A एंड A3, ये सारे क्या साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। तो इसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, सीरीज़ ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स का नाम देंगे। और फिर इसके बाद आ जाता है इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये क्या है, इसके सब्सटेंसेस हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हिस्सा लेते हैं। अब साइटोक्रोम जो है, ये जो हम साइटोक्रोम्स का रेफरेंस दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनकी ये इंटरमीडिएट्स भी कहलाते हैं। तो इनमें ख़ास बात क्या होती है कि ये जो हम साइटोक्रोम्स का रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे, इनमें हीम होता है। हीम के बारे में आप पहले भी कई लेक्चर्स में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। हीम ऑफ रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये इसमें बताना है जो चेंज करता है, दैट चेंजेस किसकी वैलेंसी को चेंज करता है, वैलेंसी ऑफ व्हाट, आयरन की वैलेंसी को ये क्या करता है, आयरन एटम की वैलेंसी को ये क्या करेगा, चेंज करता है, आयरन एटम की वैलेंसी। अब ये बिल्कुल हीम उसी तरह से ही है जैसे कि हीम किस में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये साइटोक्रोम एंजाइम्स में है, वहाँ पे आप किस में देखते हो इसको, ये आप विद रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन देखते हो। तो हीम इज़ लाइक दैट ऑफ व्हाट, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो। तो ये साइटोक्रोम के बारे में आपको, इंटरमीडिएट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हीम ऑफ रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट चेंजेस वैलेंसी ऑफ
आयरन, क्योंकि हमने बताया ना कि क्या होगा इसमें बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस हैं, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सिलसिला इसमें चलेगा। तो यहाँ पे हम इसका पहले तो यहाँ पे शो कर देते हैं आपको इसका एनर्जी लेवल, ये फॉर एग्जांपल ये हम इसमें इसका ये क्या शो कर रहे हैं एनर्जी लेवल, एरो से आपको पता चलेगा कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आप जाते हैं, तो ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, इसका ये एनर्जी लेवल आ जाएगा। अब सिस्टमेटिकली देखिए कि इसमें हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं जो कि किस में पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन में हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं आपको पहले बताया गया था इसमें कि NaDH और दूसरा क्या था हमारे पास FaDH2, NaDH और FaDH2 जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इनके पास करते हैं, और अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है आपको मालूम हो, वो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही होता है। तो लिहाजा ये आपको क्लियर हो कि NaDH और FaDH कहाँ से आते हैं, ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड जो आपने पढ़ा था लिंक रिएक्शन, और साथ साथ FaDH2 कहाँ से आ रहा है और NaDH दोनों कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम क्रेब्स साइकिल भी पार्टिसिपेट ये करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस वाले NaDH का ज़रा सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, पहले वो इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसपोर्ट करेगा, वो हम उसको देखेंगे कहाँ से, साइटोप्लाज्म से NaDH किसका ग्लाइकोलाइसिस का, फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और उससे फिर क्या बनेगा FaDH2। FaDH2 के बारे में आपको मालूम हो कि ये कितने बनाता है, ये ATP, ये 2 ATP बनाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए इसमें कि वो जो ग्लाइकोलाइसिस वाला NaDH है वो इस तरह से डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। तो NaDH और FaDH2 के बारे में हमें पता चल गया कि ये बेसिकली इन्वॉल्व है किस तरह से डोनर के तौर पे। आप देखिए इसमें हमने क्या देखना होगा कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं NaDH, ये रिड्यूस फॉर्म में आपको पता है इस चीज़ के बारे में, ये ऑक्सीडाइज हो रही है NaDH is oxidized into NaD, ये प्लस आ जाएगा, ये क्यों करेगा क्या चीज़, ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये इसकी क्या है रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। ये फिर आप देखेंगे कि इसमें ये जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इस तरह से किसके इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कोएंजाइम Q, ये इसको क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से शो करते हैं, ये इसको क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज। NaDH को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है कोएंजाइम Q इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। इस दौरान फ्री एनर्जी रिलीज होती है, दैट फ्री एनर्जी रिलीज इज यूटिलाइज्ड टू मेक ATP फ्रॉम ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उससे क्या बनेगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। और यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली किस चीज़ की हो रही है, यहाँ से आपने बताना होगा कि ये कोएंजाइम Q बन रहा है। कोएंजाइम Q के बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आएंगे। और यहाँ पे एक और अहम चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जिस तरह हमने NaDH के बारे में बताया ऑक्सीडाइज, तो फिर FaDH2 भी एंटर हो सकता है। FaDH2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी क्या होगी रिड्यूस फॉर्म, और ये किस में कन्वर्ट होगा इनटू FAD में कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो आपको मालूम हो कि ये इसमें प्रोटॉन भी थे और क्या थे इलेक्ट्रॉन भी थे। ये अगले स्टेप की तरफ हम जाएंगे, इसके अगले स्टेप की तरफ हम आ रहे हैं। इसमें ये किधर जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड द साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने स्टेप को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आपको पता हो कि कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B, कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B ने इसको क्या कर दिया है ऑक्सीडाइज किया है।
और इसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आगे जा रहे हैं और इस तरह से इसके प्रोटॉन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ओके, इसके बाद देखो स्टूडेंट्स आगे चलेंगे हम कि ये कोएंजाइम, ये यहाँ से क्या है कि साइटोक्रोम क्या था बी, साइटोक्रोम बी से हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा किस तरफ जा रहे हैं, दैट इज टुवर्ड्स साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी की तरफ पहुँच गए हम। साइटोक्रोम सी, इसको हम इस तरह से शो कर देंगे, व्हाट इज दिस साइटोक्रोम सी। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अब आगे जा रहे हैं और इस दौरान जो होगा जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी की तरफ जाएंगे, साइटोक्रोम बी इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम सी, तो यहाँ से फिर क्या होगा, फ्री एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनेगा, ATP बनेगा। इस तरह से ये ATP बन गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ गए, साइटोक्रोम सी के पास आ गए। अब साइटोक्रोम सी से आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे, ये कहाँ जाएंगे, दैट इज टुवर्ड्स द साइटोक्रोम ए की तरफ आ जाएंगे। साइटोक्रोम ए आ गया, ठीक है जी। और फिर उसके बाद देखेंगे साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स साइटोक्रोम A3 की तरफ जाएंगे, साइटोक्रोम A3 की तरफ आ जाएंगे, ये इस तरह से। जब साइटोक्रोम A3 की तरफ आएंगे तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि साइटोक्रोम C जो है ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसेस, ये किसको रिड्यूस कर रहा है, साइटोक्रोम C रिड्यूसेस साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। यहाँ पे एक बच्चों याद रखनी बात, ये जो साइटोक्रोम A है और इसी तरह से साइटोक्रोम A3 है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स भी इसको कह सकते हैं, साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि इस स्टेप पे आपने क्या देखा कि साइटोक्रोम C जो है इस साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। साइटोक्रोम C रिड्यूसेस साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स, ये इसको रिड्यूस करेगा। अब इसके बाद लास्ट इसका स्टेप होएगा, साइटोक्रोम A अब ऑक्सीडाइज होगा, किसके ज़रिए ऑक्सीडाइज होगा, गैस लगा लीजिए, इससे आप खुद भी एक गैस लगा सकते हैं कि ये साइटोक्रोम A इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन एटम। इसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन एटम। ये हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, इस तरफ शो करते हैं। ये बेसिकली रिएक्शन नीचे जा रहा है लेकिन हम इसको यहाँ पे शो करेंगे कि किस तरीके से ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। इसमें देखिए कि ये तो हम इलेक्ट्रॉन शो कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहे थे, इसमें अब क्या होगा, ये प्रोटॉन्स और प्लस यहाँ से क्या आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और फिर इसके साथ क्या मिलेगा, हाफ O2 और उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बन जाएगा, दैट इज़ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऑक्सीजन जो होता है बेसिकली यहाँ पे ये क्या करता है कि साइटोक्रोम A इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम ने उसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया है। अब इसमें एक और अहम चीज़ याद रखनी है आपने कि जो इलेक्ट्रॉन अराइव हुए हैं एट द बॉटम, यानी नीचे यहाँ पे पहुँचे हैं चेन के, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे है हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्सटेंस है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सब्सटेंस है और इसीलिए इसको हम कहते हैं फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन के साथ मिलकर ये क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस तरह से ये क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इसमें एक और अहम बात यहाँ पे रखनी है, लास्ट स्टेप में जब हमने कहा था कि साइटोक्रोम, यानी यहाँ से इस साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, फिर फ्री एनर्जी रिलीज होगी, दैट फ्री एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड टू मेक अनदर ATP। यहाँ से फिर क्या होगा, ADP प्लस क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ATP। एक और ATP यहाँ पे बनेगा। तो 3 ATP हमने यहाँ पे शो किए हैं, वन, दिस वन इज द सेकेंड वन एंड दिस वन इज द थर्ड वन। ये 3 ATP हमने यहाँ पे शो किए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको आप रेस्पिरेटरी चेन का नाम दोगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन है। ये जो बेटा इसमें सारे स्टेप हमने बताए हैं, फिर इसको थोड़ा सा मैं आपको और मज़ीद क्लियर करता चलूँ कि जितने भी हमने स्टेप बताए हैं, ये पंजाब स्टैक बुक बोर्ड के हिसाब से
एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए की पॉइंट्स हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो। रीज़न ये है कि जो आप चले जाते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ चले जाते हैं एनबीएफ, उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को किसी और अंदाज से पेश किया गया है। उसको आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस शो किए गए जिनके थ्रू आप देखते हैं कि एफएमएन कॉम्प्लेक्स है यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, फिर उसके बाद आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं कि मज़ीद कोएंजाइम क्यू आता है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, सो ऑन, ये सिलसिला यूँ चलता है। 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस उसमें आप पढ़ते हो जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलते हैं। तो वो फिर आपके लिए क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगी। वो भी हम एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही बनेगा बच्चों कि जब आप उसको उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपके लिए एक कन्फ्यूजन सी पैदा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हमने फॉलो करते हुए उसी के स्टेप्स को फॉलो किया और उसी को यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें बताई हैं, उन सीक्वेंस के साथ ही आपने इसको फॉलो करना है। और इसके क्योंकि इसके लास्ट में हम अब आगे जाएंगे और लास्ट हमें क्या देखना होगा, कीमोऑस्मोसिस यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, एनर्जी बजट क्या होता है, टोटल एटीपी आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो ताकि आपका क्या हो कि ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हम चूँकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को लेके चल रहे हैं, हमने उसी को फॉलो करना है। उसके मुताबिक ये जो आपको स्टेप बताए गए हैं इनको आपने अच्छी तरह से कीली ऑब्जर्व करना है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, किस स्टेप पे एटीपी बन रहे हैं। ये सारे जितने भी आपको पॉइंट्स बताए गए बच्चों, इनको आपने कीली ऑब्जर्व करना है और कीली ऑब्जर्व करने के बाद एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह फिर इसमें एक थोड़ा सा सेगमेंट रहता है इसका, जिसमें हमने कीमोऑस्मोसिस और जल्दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर हमने कैलकुलेशंस करना होगा एनर्जी बजट के हिसाब से कि एटीपी की प्रोडक्शन के बारे में कि सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी प्रोडक्शन क्या है, और इसी तरह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान कीमोऑस्मोसिस के जरिए जो एटीपी बनते हैं उसका बजट क्या है। वो टोटल हमने एनर्जी बजट को कैलकुलेट करना है, जिसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप जितने भी पास पेपर उठाओगे उसमें आपको उस पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो लिहाजा ये फिर हमने नेक्स्ट उसको देख के उसको हमने डिस्कस करने के बाद कंक्लूड करना है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक था यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।